लो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन टॉपिक। तो आप लोग बेसिक से ध्यान से पूरा लेक्चर ध्यान से देखेंगे। ओके बच्चों, तो हम बात करने वाले मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या कहते हैं बच्चे लोग? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर मोशन इन 1D कहा जाता है, वन डायमेंशन मोशन भी कहते हैं, या फिर इसे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। गॉट दिस? ओके बच्चे लोग, ठीक है। तो बच्चों, मोशन समझने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। क्या चीज बच्चों? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, लेट्स सी व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों ध्यान देना, वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, वो पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ से हम किसी भी फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ओके बच्चे लोग, फिर उसे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फॉर दिस हम लिख सकते हैं द प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर an object is observed is called frame of reference, ओके बच्चों, उसे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे मान लो आपने किसी क्लास में, आप अपनी बेंच पर बैठ करके और बोर्ड पर फोकस कर रहे हैं, तो बेंच ही आपके लिए किसका काम करेगी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम करेगी। गॉट दिस बच्चों, ठीक है। और बोर्ड पर लिखी हुई चीज ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और आप लोग जो देख रहे होंगे वो क्या कहलाएंगे? ऑब्जर्वर कहलाएंगे। क्लियर है? और कभी कभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब क्लियर ना हो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस is not mentioned, then earth is assumed to be frame of reference, ओके बच्चों, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेंशन ना हो तो आप अर्थ को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानकर चलेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ जाती है। अब हम दो तीन और बातें करते हैं बच्चों। जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है तो समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? द थिंग विच इज बीइंग observed by an observer is called an object। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एक ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है यहाँ पर सराउंडिंग क्या होता है, ये भी ध्यान देना है। तो सराउंडिंग क्या होता है बच्चों? ध्यान देना है। ऑब्जेक्ट को छोड़कर यूनिवर्स का सब कुछ क्या कहलाता है? सराउंडिंग कहलाता है। तो हम कहते हैं एवरीथिंग ऑफ यूनिवर्स except object is called its surrounding। ओके, यहाँ पर बच्चों इट यूज हो रहा है ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग कहलाता है। गॉट दिस? तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, और सराउंडिंग क्या है। क्लियर हो जाती है बात? ये तीन बातें अगर समझ आ गई हैं, नाउ वी कैन स्टडी अबाउट मोशन। अब हम लोग मोशन की बात कर सकते हैं बच्चा लोग। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज मोशन, क्या होता है, इसे ध्यान से समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो मोशन क्या है, ध्यान देंगे। When an object changes its position with respect to surrounding with the passage of time, then we say that the body is in motion। तो हम कहेंगे कि बॉडी क्या है? मोशन में है। तो ध्यान देंगे, if an object changes its position
with respect to surrounding with the passage of time, then it is said to be in motion। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अ रनिंग कार ऑन द रोड, रोड पे दौड़ती हुई कार, ये क्या है, मोशन का एग्जाम्पल है बच्चों। क्योंकि जब रोड पर कोई कार ट्रेवल कर रही है तो आप देखेंगे कि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन को टाइम पास होने के साथ साथ क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा। इसका मतलब वो कार क्या है, मोशन में है। गॉट दिस। अब हम यहीं पर बात कर लेते हैं बच्चा लोग, रेस्ट क्या होता है। तो ध्यान देंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज its position with respect to surrounding with the passage of time, then it is said to be in rest। तो हम कहते हैं कि वो बॉडी कहाँ है, रेस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं आई स्कूल बिल्डिंग, ठीक है बच्चे लोग, द टेम्पल, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, रेस्ट में आते हैं। जैसे आप अपनी स्कूल की बिल्डिंग देखते हैं तो पर डे उसी लोकेशन पर, उसी जगह पर रहती है। क्लियर है बच्चा लोग। तो दिस इज नोन एज द बॉडी इज एट रेस्ट। तो बच्चों ध्यान देना है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर कोई बॉडी मोशन में होगी तो सेम ऑब्जर्वर के लिए वो रेस्ट में नहीं होगी, और अगर रेस्ट में होगी तो ऑब्जेक्ट में नहीं होगी। लेकिन सेम ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जर्वर के लिए अगर रेस्ट में है तो उसी टाइम पर किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मोशन में भी हो सकती है, एंड वाइस वर्सा। क्लियर है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं ये जो मोशन और रेस्ट है, दे आर नॉट यूनिक टर्म, दे आर नॉट कह सकते हैं एब्सोल्यूट टर्म, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि दे आर रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि मोशन एंड रेस्ट आर डिपेंडेंट टर्म but not यूनिक टर्म नहीं है, बल्कि कैसे टर्म है, डिपेंडेंट टर्म्स है। बिकॉज इसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज द रिजल्ट ऑफ द सेम phenomenon may different for different observer from different frame of reference। यानी कि जैसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल जाएगा, सेम फिनोमेना का रिजल्ट भी क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। क्लियर है बच्चा लोग। तो ये बात समझ में आ जाती है। अभी तक हमने सीखा कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, सराउंडिंग क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो इतनी बात अगर हम लोगों को समझ में आ गई है तो अब हम बात कर सकते हैं कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, यानी कि मोशन इन वन डायमेंशन क्या है। ओके बच्चा लोग, तो लेट्स सी व्हाट इज मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन तो समझ में आ गया है कि जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को टाइम के पास होने के साथ साथ क्या करेगा, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, देन वी से दैट द बॉडी इज इन मोशन। तो हम कहते हैं कि बॉडी क्या है, मोशन में। गॉट दिस बच्चा लोग, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या है। ध्यान देंगे, मोशन इन वन डायमेंशन भी कहा जाता है या मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ठीक है, तो व्हेन
an object changes its position in one dimension, that is when any coordinate जैसे कि x या y या z changes with the passage of time, then it has 1D मोशन। तो इसका मोशन क्या कहलाता है? वन डायमेंशन मोशन कहलाता है। मीन्स जब बॉडी या तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रही हो, या तो वाई एक्सिस के लॉन्ग चल रही हो, या फिर जेड एक्सिस के लॉन्ग चल रही हो, तो हम कहते हैं कि बॉडी का मोशन वन डायमेंशन मोशन। ठीक है। इसी प्रकार मोशन इन 2D क्या होता है बच्चों? मोशन इन 2D, ठीक है, व्हेन टू डायमेंशन चेंजेज, टू डायमेंशंस जैसे एक्स एंड वाई हो सकता है, वाई एंड जेड हो सकता है, या फिर जेड एंड एक्स हो सकता है, तो इसे हम लोग टू डायमेंशन मोशन कहेंगे। क्लियर है? और मोशन इन 3D क्या होता है ये ध्यान देना है। 3D में क्या होता है? व्हेन all the three dimensions changes, जैसे कि x, y एंड z तीनों चेंज होते हैं, 3 डायमेंशन चेंजेज, देन इट इज 3D मोशन। वो क्या कहलाएगा? 3D मोशन कहलाएगा। तो बच्चों हम लोग अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो मोशन इन 1D की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, मोशन इन 1D में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जैसे मान लो कि ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पर कोई ये बॉडी स्ट्रेट पाथ पर यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल करके यहाँ पर आती है, तो ये इसका मोशन इन 1D है, यानी कि ये मोशन इन 1D का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मोशन इन 1D में बॉडी क्या होता है? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी भी एक डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ पर जब ट्रेवल करती है तो इसे हम मोशन इन 1D कहते हैं। यानी कि इन केस ऑफ 1D मोशन body moves along a straight path, बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है, तो उसके इस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं चलो? वन डायमेंशन मोशन कहते हैं, या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन कह लेते हैं। गॉट दिस? तो यहाँ तक आई थिंक बात समझ में आ गया। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देना, जब कोई बॉडी मूव करती है, मोशन में रहती है, तो उसके संदर्भ में कुछ और भी बातें हमें जाननी है। जैसे कि पाथ क्या है ये तो पता चल गया, फिर हम बात करेंगे डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। ओके, तो लेट्स सी व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों हम बात यहाँ पर डिस्कस करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ठीक, तो जब भी कोई बॉडी मूव करेगी, मोशन में रहेगी, तो वो किसी ना किसी पाथ पे ट्रेवल करती है। कहाँ ट्रेवल करेगी बच्चे लोग? पाथ पर ट्रेवल करेगी। तो उस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होती है उसे हम उसके द्वारा ट्रेवल किए गए डिस्टेंस कहते हैं, और जहाँ से चली होगी उसे इनिशियल पोजीशन कहेंगे, और जहाँ पर फाइनली जाकर के स्टॉप करती है उसे फाइनल पोजीशन कहते हैं। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की परपेंडिकुलर गैप या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? उसका डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। क्या कहलाता है? चलो उसका डिस्टेंस कहलाता है। while the perpendicular, ब्रैकेट में लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट गैप between
फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस, final and initial positions of a moving body is called its displacement। क्या कहलाएगा बच्चों? उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्लियर है? और ध्यान देना है एंड बोथ आर रिप्रेजेंटेड बाई डी और एस, दोनों ही डी या एस से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और बच्चों ध्यान देना, अगर हम इसके यूनिट की बात करें बच्चों, तो यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस की यूनिट एमकेएस में अगर मैं बात करूं तो एमकेएस सिस्टम में इसकी यूनिट होती है मीटर। और बच्चों अगर मैं सीजीएस सिस्टम की बात करूं तो सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट हो जाती है सेंटीमीटर। और आपको ध्यान रखना है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, या फिर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर हम नेचर की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो नेचर में आपको ध्यान देना है जो बच्चों डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है? स्केलर है। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी क्वांटिटी बच्चा लोग? वो एक वेक्टर है। क्लियर हो गई बात? तो डिस्टेंस एक स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि कोई बॉडी ऐसे स्ट्रेट पाथ पर चल रही है और ये इस बॉडी का इनिशियल पोजीशन है और ये क्या बच्चों? फाइनल पोजीशन है। और मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है? एक्स है। कितनी है? एक्स मीटर है सपोज है। और बॉडी ऐसे चली यहाँ से और यहाँ जाकर रुक जाती है, स्ट्रेट पाथ पर चल रही है। तो अगर इस केस में आपसे पूछा जाए डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, तो ध्यान देंगे जो डिस्टेंस होगी वो तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ हो जाएगा, यानी कि आई से एफ तक की एक्चुअल लेंथ हो गई। और ये कितना बच्चों? एक्स मीटर है, तो ये हो गया डिस्टेंस। और अगर हम यहीं पर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो चलो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? आई एफ होगा, और ये भी कितना हो जाएगा? एक्स मीटर हो जाएगा। तो पता क्या चला, जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करती है और एक जगह से चल करके किसी दूसरे जगह पर जा करके स्टॉप कर जाती है, तो ऐसी कंडीशन में उस बॉडी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। लेकिन अगर यहीं पर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं एग्जाम्पल में, अगर मैं ये कह दूं कि भाई कोई बॉडी है जो स्ट्रेट पाथ पर चल तो रही है, यहाँ से यहाँ तक गई, ये इनिशियल पोजीशन है या ए कहते हैं, यहाँ बी है, और इसके बीच का जो गैप है ये हम मान लेते हैं वाई मीटर है। कितना है? वाई मीटर है। इतना गया, लेकिन यहाँ पर रुकी नहीं बॉडी, वहां से टर्न बैक हुई और यहाँ से चल करके मान लो कि ये एक्स दूरी और आकर के यहाँ पर आकर के किसी लोकेशन सी पर रुकती है, यानी कि सी जो है फाइनल पोजीशन है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको इस एग्जांपल में डिस्टेंस कैलकुलेट करना बच्चे लोग, तो डिस्टेंस कैसे आएगी? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ ऑफ मोशन क्या था बच्चों? पहले ये इधर गया, फिर लौट करके इधर आया, तो आप कहेंगे ए से बी तक की लेंथ प्लस बी से सी तक की लेंथ, ये एक्चुअल पाथ हो जाएगा। तो आप बताओ ए से बी का गैप कितना है बच्चा लोग? वाई है, और प्लस ये कितना है? एक्स है। तो वाई प्लस एक्स मीटर क्या हो गया? इसका डिस्टेंस हो गया। ठीक है। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करी जाए बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा? देखो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, और इसके बीच का शॉर्टेस्ट गैप चाहिए। तो शॉर्टेस्ट गैप कैसे आएगा? देखो इतनी डिस्टेंस चाहिए केवल आपको ए से सी, और चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ रहेगी डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, यानी कि ए से सी रहेगा, और ए से सी कितना आ जाएगा बच्चों? देखो ये पूरा गैप y है और ये इतना x है, तो बचा हुआ ही तो लिया जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? y माइनस एक्स मीटर। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट y माइनस एक्स मीटर। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से हम किसी भी मोशन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चे लोग ध्यान देना है, यहाँ पर कैसे आ जाएगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो देखो कैसे आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपको मिल गया जा करके y माइनस एक्स मीटर, गॉट दिस? तो ये हो जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बच्चों? तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसके पीछे बेसिक रीजन आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग फ्यू अदर एग्जांपल्स लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, फिर आगे बढ़ लेते हैं। ओके बच्चों, तो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशंस में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करें, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो लेट्स गो थ्रू सम अदर एग्जांपल्स, अदर केसेस हम लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के। तो ध्यान देना बच्चों, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मान लेते हैं बच्चों इस तरह से, क्या है, कार्टेशियन प्लेन है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। क्लियर है? हमने मान लिया बच्चों कि कोई एक बॉडी है जो ओरिजिन से चलना स्टार्ट कर रही है, इधर जा रही है, यहाँ पर आ रही है, और ये है मान लो कोई पॉइंट ए है, पहले ए पर गई वो, फिर ए से टर्न बैक लिया, और मान लेते हैं कि वो जो है यहाँ पर आ गई कहीं पर, ये इसका बी पॉइंट है मान लो, इधर की तरफ आ गई, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम एक्स है, और ये इतना हम मान लेते हैं, या इसको मान लेते हैं x1 है, और ये मान लेते हैं x2 है ओरिजिन से। ठीक है, तो अगर आपको अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना बच्चों, तो कैसे बताओगे? तो ध्यान देना, डिस्टेंस जो हो जाएगा लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, तो एक्चुअल पाथ हो गया ओ से ए तक गया प्लस ए से बी तक आया। ठीक है बच्चे लोग, तो देखो क्या कर सकते हैं, ओ से ए तक की डिस्टेंस तो पता है, प्लस ए बी को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, ए से ओ प्लस ओ से बी, इसको हम लिख लेते हैं ए ओ प्लस ओ बी। क्लियर हो गई बात? वैसे में बच्चों देखो ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ ए हो गया x1 प्लस ए ओ कितना है, ये भी x1 है, प्लस ओ बी कितना है x2 है, तो ये आ जाएगा 2x1 प्लस x2 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट पूछ लें यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, और डायरेक्शन मैंने बताया था इनिशियल से फाइनल होगी, यानी कि ओ बी आ जाएगा। ठीक है, तो ओ से बी तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ x2, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड की जो डिस्टेंस लेते हैं वो कैसे लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में माइनस का x2 मीटर इसका क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, और एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं बच्चों इस तरह से, कोई एक रेफरेंस पॉइंट O है, बॉडी O से चलना स्टार्ट कर रही है, यहाँ B पर जा रही है, और उसके बाद यहाँ से टर्न बैक हो रही है, और फिर इसी O पर आ जा रही है, मतलब यही क्या है, फाइनल पोजीशन है। ठीक है, और हम मान लेते हैं ये जो है ये Z मीटर की दूरी है। क्लियर है, O से B तक की। तो ऐसी कंडीशन में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो फाइनल और इनिशियल के बीच की शॉर्टेस्ट गैप, तो देखो यही इनिशियल है यही फाइनल है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इनिशियल से फाइनल का गैप लेते हैं, और ये क्या है, जीरो है, तो ऐसे में जो रिजल्ट आ गया डिस्प्लेसमेंट वो जीरो आ गया। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें बच्चों, तो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, तो एक्चुअल पाथ का लेंथ क्या हो जाएगा, ओ से बी तक जाना प्लस बी से ओ तक आना, तो ये हो गया जेड प्लस जेड, यानी कि आ जाएगा बच्चा लोग 2z मीटर, ये आ गया डिस्टेंस। ठीक है, तो अभी तक के कैलकुलेशन के बिहार पर हमने देखा, क्या देखा बच्चों, कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका पॉजिटिव हो सकता है, वो आपका निगेटिव हो सकता है, और वो आपका जीरो भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। एक और बात ध्यान देना है कि जो डिस्टेंस है बच्चों, डिस्टेंस वो या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। क्लियर है, लेकिन कभी भी जो डिस्टेंस है वो लेस देन नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट से। क्लियर हो गई बात? तो कुल मिलाकर हम एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है या तो लेस देन होगा या तो इक्वल टू होगा किसके, डिस्टेंस के। कभी भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ग्रेटर देन दैट ऑफ डिस्टेंस नहीं हो सकता है, डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये कंक्लूजन रिजल्ट निकल कर आता है जो आपको एज ए कंसेप्ट ध्यान में रखना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिगार्ड। क्लियर है बच्चे लोग? कुछ अदर एग्जांपल्स ले लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई एक बॉडी है इस तरह से सर्कुलर ट्रैक पे मोशन कर रही है। क्लियर है,
सेंटर वो मान लिया मैंने, और रेडियस मान लेते हैं इसका r है, और ये इनिशियल पोजीशन है, यहां से चलना स्टार्ट कर रही है। क्लियर है बात कि बच्चों? तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ध्यान देंगे थोड़ा सा आप लोग। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा इसको ध्यान देंगे बच्चों। मान लो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चल रही है और बॉडी ऐसे एक पूरा साइकिल कंप्लीट करके और फिर से यहीं पर पहुंच जाती है फाइनल पोजीशन पर। तो ऐसी कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा बच्चों? तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ होता है, यानी कि आई से चलकर एफ तक आ रहा है लेकिन एक कंप्लीट साइकिल रिवॉल्व हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में डिस्टेंस जो हो जाएगी सरकमफरेंस के बराबर, और सरकमफरेंस हो जाता है 2πr। क्लियर है? और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट आई से एफ तक होगा, लेकिन जो इनिशियल पोजीशन है वही फाइनल है, तो ऐसी कंडीशन में क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरह से इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। नेक्स्ट एक और केस ले लेते हैं। मान लेते हैं बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर ही चल रही है, ये है ओ, सेंटर ओ, रेडियस आर है, ये इनिशियल पोजीशन है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है बॉडी, लेकिन मान लो कि वो यहाँ पर आकर के रुक जाती है, ये फाइनल पोजीशन है। ठीक है बच्चे लोग? तो ऐसी कंडीशन में ये हाफ साइकिल चल पा रही है। तो ऐसे में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्टेंस हो जाएगा बच्चा लोग आई से लेकर एफ तक तो चलेगा, लेकिन ये हाफ साइकिल चल करके पहुंच रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सरकमफरेंस। और बच्चों सरकमफरेंस के लिए एक्सप्रेशन वही है 2πr। तो 2 से 2 कट कर दो तो कितना आ गया, πr। ये आ गया डिस्टेंस। और अगर बच्चा लोग डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो इनिशियल से फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट गैप यानी कि IF लेना होगा, और ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा, रेडियस है तो ये आ जाएगा बच्चा लोग r + r, यानी कि ये आ जाएगा कितना, 2r। तो 2r क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर है? एक और इलस्ट्रेशन ले लेता हूँ। मान लेते हैं बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है, रेडियस r है, सेंटर O है, ये इनिशियल पोजीशन है, और यहाँ से चलकर वो 1/4 ही चल पाती, ये फाइनल पोजीशन है, यानी कि 1/4 साइकिल ही कंप्लीट करती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो बच्चों डिस्टेंस हो जाएगा आई से लेकर एफ तक 1/4 साइकिल चलकर पहुँच रहा है, तो 1/4 सरकमफरेंस 2πr है, इससे कट जाएगा बच्चों 2, तो ये क्या आ गया, πr/2 आ गया। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आई से एफ के बीच का शॉर्टेस्ट गैप हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, और ये आ जाएगा बच्चे लोग IF, और ये आ जाएगा √r² + r², पाइथागोरस लगाओगे तो ये बचेगा √2r², यानी कि ये आ जाएगा r√2, या फिर इसी को √2r भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो इस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय नोइंग द बेसिक कंसेप्ट। गॉट दिस बच्चा लोग? इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो किसी भी सिचुएशन में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस मूविंग बॉडी के लिए कभी भी 0 नहीं होगा, ऑलवेज कुछ ना कुछ होगा और पॉजिटिव होगा। क्लियर है बात बच्चों? ठीक है, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गया कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जबकि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चा लोग स्पीड क्या होता है। ध्यान देना, स्पीड क्या होता है बच्चों, जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है, मूव करती है, तो ऐसी कंडीशन में यूनिट टाइम में वो कितना कह सकते हैं डिस्टेंस कवर करती है, उसे हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं द टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड इट्स स्पीड। क्या कहलाता है, इसकी स्पीड कहलाती है, v से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज एक्सप्रेशन बन जाएगा बच्चों, एज पर डेफिनेशन स्पीड इक्वल टू आ गया क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? इसका मतलब हम लिख सकते हैं v = s/t। ठीक है, ये इसका बेसिक फार्मूला हो जाता है मीटर पर सेकेंड। क्लियर है?
और बच्चा लोग ये भी ध्यान देना है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी? स्केलर। अब बच्चों स्पीड दो तरह की होती है, एक होती है एवरेज स्पीड, तो ध्यान देना है एवरेज स्पीड क्या है, इसकी भी बात हम करते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों कि मान लो कोई बॉडी, ठीक है, डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एस डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी एवरेज स्पीड हो जाती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। क्या कहलाता है बच्चों? इसकी स्पीड कहलाती है v से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज, अगर एक्सप्रेशन देखें तो ये आ जाता है v एवरेज, v बार से लिखते हैं, या फिर इसे ऐसे भी लिखा जाता है इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कैसे आ जाता है, डेल्टा एस अपॉन टोटल टाइम डेल्टा टी है। ये एवरेज स्पीड का एक्सप्रेशन आ जाता है। क्लियर हो गई बात? इतना मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मान लो इफ a body covers distance s1, s2, s3, dash sn in, या लिख सकते हैं with speeds v1, v2, v3, dash vn, देन एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे आता है बच्चों? v बार इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा, s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस डैश प्लस sn, और अपान में टोटल टाइम कैसे आएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश प्लस tn। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट टाइम आपको गिवन नहीं है, तो टाइम का एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं कैसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम पता चल जाएगा, तो एवरेज स्पीड आ जाएगा बच्चा लोग s1 प्लस s2 प्लस डैश प्लस sn डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा s1 अपान v1 प्लस s2 अपान v2 प्लस डैश प्लस sn अपान vn। तो यहाँ से इतना मीटर पर सेकेंड क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी आ जाएगी। गॉट दिस बच्चों? समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? अब हम बात करेंगे, दूसरा होता है बच्चा लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकलती है। तो ध्यान देना, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है द स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी कि द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड होती है उसे हम उस बॉडी की क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। क्लियर है बात? इसका मतलब ये हो जाता है बच्चों, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ऐसी कंडीशन में हम डेल्टा को डी से रिप्लेस कर देते हैं बच्चों, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाती है वी इंस्टेंटेनियस, वो हो जाता है बच्चा लोग डी एस अपान डी टी, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इतना मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और बच्चों ध्यान देना है, ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना, इट इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर से मेजर किया जाता है। इससे मेजर किया जाता है स्पीडोमीटर से। गॉट दिस बच्चों? तो ये बात समझ में आ जाती है। ये जो डी बाई डी टी है, ये डी बाई डी टी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल, दिस इज नोन एज डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। अब बच्चों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो स्पीड तो समझ में आ गई, अब वेलोसिटी समझ लेना है। तो बच्चों वेलोसिटी और स्पीड में बस माइनर सा डिफरेंस है। जहाँ पर हमने डिस्टेंस टर्म का इस्तेमाल किया, वहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट अगर इस्तेमाल कर लें
तो हमें क्या पता चल जाता है, वेलोसिटी पता चल जाती है। क्या पता चल जाता है बच्चों, वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं द टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। क्या कहलाती है, इसकी वेलोसिटी कहलाती है, v से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके बच्चों, इसका मतलब हो जाता है v इक्वल टू एस अपॉन टी। गॉट दिस, ये आ जाता है इतना मीटर पर सेकेंड। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी बच्चा लोग, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गई बात। अब ध्यान देना है, अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी v बार इक्वल टू एक्सप्रेशन हो जाता है बच्चा लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हो गया डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, दिस मच मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ जाता है एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है बच्चों। अब अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो यहाँ पर भी ध्यान देना है। इफ़ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो ऐसी कंडीशन में डेल्टा को हम डी से हटा देते हैं। तो ऐसे में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वी इंस्टेंटेनियस, वो आ जाता है बच्चा लोग डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, दिस मच मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी ध्यान देना है, डी बाई डी टी क्या है बच्चे लोग, ये वही है डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो कैलकुलस में हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पर एस जो होगा बच्चों, जो एस होगा ना, वो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन होगा, जिसे हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके फिर हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट कर पाते हैं। क्लियर है बच्चों। तो थोड़ा सा हम इस डिफरेंशियल ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, ताकि हम जहाँ पर यूज करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ पाए। ठीक है बच्चों, तो लेट्स सी डिफरेंशियल ऑपरेटर कैसे यूज किया जाता है। तो ध्यान दो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर की। ठीक है, तो ध्यान देना, इसे हम लोग डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर को यूज करने के लिए। तो डिफरेंशिएशन के लिए एक्सप्रेशन जो यूज करते हैं, इसको हम इसलिए यूज करते हैं टू फाइंड द स्मॉल वैल्यू दैट इज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। समझ गए। जैसे कहीं पर लिखा हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ अ फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसे पढ़ते कैसे हैं, इसको हम लोग सबसे पहले ध्यान देना, पढ़ते कैसे हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं बच्चा लोग डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ गए। ऐसे कहीं पर लिखा हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन लिखा है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बच्चा लोग, इसे हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ गए। क्लियर है। ऐसे कहीं पर लिख दिया मैंने डी बाई डी टी ऑफ टी लिखा हुआ है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी। क्लियर हो गई बात। ये तो पढ़ते कैसे हैं, अब इसे ऑपरेट कैसे करते हैं इसके लिए ध्यान रखना, बेसिक फार्मूला ध्यान रखना बच्चों। अगर कहीं पर लिखा हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, तो ये कैसे आता है, ये आ जाता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। ये डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर लिखा हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज दैट एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एन का काम कौन कर रहा है, टू, तो यह आ जाएगा टू एक्स की पावर टू माइनस वन, यानी कि टू एक्स आ जाएगा।
क्लियर है बच्चों। इसी तरह से कहीं पर लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो कहीं पर लिखा हुआ है, सपोज दैट लिखा हुआ है एक्स लिखा हुआ है, तो ये क्या आएगा बच्चा लोग, अभी जब कोई पावर नहीं लगी तो हम कितना कंसीडर करेंगे 1, तो आ जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, यानी कि 1 इंटू एक्स की पावर 0, और किसी वेरिएबल या किसी डिजिट की पावर 0 तो उसकी वैल्यू भी 1 होती, तो 1 इंटू 1 यानी कितना आ जाता है 1। कुल मिला के पता चला बच्चों कि किसी भी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में हमेशा 1 होता है। जैसे कहीं पर लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो क्या आ जाएगा 1, कहीं पर लिखा है डी बाई डी वाई ऑफ वाई तो क्या आ जाएगा 1, कहीं पर लिखा है डी बाई डी टी ऑफ टी लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे जिस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन निकालना उसी के रिस्पेक्ट में होगा, तभी उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर है बात। एक और चीज़ ध्यान देना बच्चों, कहीं पर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट के लिखा हुआ तो हमेशा 0 होता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का मतलब फिक्स, और फिक्स क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता टाइम के साथ में। क्लियर हो गई बात, तो इसलिए उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या रहता है बच्चों 0 रहता है। क्लियर है। लेकिन अगर कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में हो तो कैसे करेंगे, जैसे कहीं पर डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो सबसे पहले बच्चा लोग हम कांस्टेंट पहचानेंगे और उसे बाहर करेंगे, तो के हो गया बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, तो के यहीं पर रखो, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इसके लिए कंसेप्ट बताया था मैंने, क्या आ जाता है 2x, तो ये क्या रिजल्ट आ गया 2kx आ गया। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हम लोगों ने बात कर लिया बच्चे लोग कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकलती है, v इक्वल टू कैसे निकलता है ds बाई dt से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लेते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आया बच्चों। तो ये रही बात हमारी एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, दैट इज एक्सीलरेशन। तो अब हम बात करते हैं बच्चों एक्सीलरेशन क्या होता है। तो ध्यान देंगे एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों, जैसे आपने पढ़ा कि टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी है, वैसे अब हम पढ़ेंगे टाइम रेट ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है बच्चों, एक्सीलरेशन कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान देना है टाइम रेट ऑफ change of velocity, time rate of change of velocity of a moving body is called its velocity। क्या कहलाता है बच्चों, उसकी वेलोसिटी, सॉरी एक्सीलरेशन कहलाएगा। वेलोसिटी का चेंज क्या कहलाएगा, एक्सीलरेशन कहलाता है, एक्सीलरेशन। ठीक है, और इसे हम ए से लिखते हैं, दैट इज एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ए इक्वल टू बन जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये आ जाता है दिस मच मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर मीटर पर सेकेंड नीचे सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ध्यान देना ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी बच्चा लोग, वेक्टर क्वांटिटी। और यहाँ पर ध्यान देना इफ़ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ऐसी कंडीशन में फिर हम डेल्टा को किससे हटा देंगे, डी से। तो एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी टी आ जाएगा। और यहाँ पर फिर से ध्यान देना है डी बाई डी टी क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है बच्चा लोग, और v क्या है, यहाँ पर ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन होगा, जिसे हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर है बात, समझ आ गया। और ध्यान देना है अगर किसी बॉडी का एक्सीलरेशन सॉल्व करके यहाँ से बच्चा लोग पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है उसकी स्पीड क्या हो रही, वेलोसिटी क्या हो रही, बढ़ रही है। और अगर एक्सीलरेशन निगेटिव आता है मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। और ये जब पॉजिटिव आता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। और अगर निगेटिव आता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रिटार्डेशन कहते हैं। गॉट दिस। तो आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ जाती है। क्लियर है बच्चा लोग। तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर पाते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन करते हैं बच्चों, फिर अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो मोशन हमने पढ़ा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है मोशन का, यानी कि डिफरेंट ग्राफ्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभी फिलहाल हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस।
तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं इफ अ बॉडी goes from A to B with speed 60 km/h and returns from B to A with speed 40 km/h, then find out its average speed and चलो ऐसे लिखते हैं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके बच्चा लोग, तो कैसे सॉल्व करोगे ध्यान देना है। मान लेते हैं ये ए है और ये क्या है, बी है। तो ए से बी तक जब बॉडी जा रही तो 60 km/h की स्पीड से जा रही है, और जब ये बी से ए आ रही है तो ये 40 km/h की स्पीड से आ रही है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी की नहीं पता, तो हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है बच्चा लोग ये x किलोमीटर है। कितनी है, x किलोमीटर है। तो हम जाने में मान लेते हैं t1 समय लगा रही है और लौटने में मान लेते हैं t2 समय लगा रही है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टाइम इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी तक जाने का समय t1 कैसे आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि x/60 आर आ जाएगा। इसी तरह से बी से ए तक वापस आने का टाइम अगर t2 है तो t2 कैसे आएगा, डिस्टेंस तो वही रहेगी लेकिन इस बार स्पीड बदल गई तो x/40 आर हो गया। अब हम लिखेंगे नाउ एवरेज स्पीड यानी कि v बार। कैसे पढ़ा था हमने, फार्मूला बेसिक क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बच्चा लोग, तो इसमें वैल्यू रख दो v बार इक्वल टू टोटल डिस्टेंस क्या है, x जाना और x आना, और टोटल टाइम क्या है, t1 जाने का और t2 आने का। तो ये क्या हो जाएगा, 2x/1 लिख देते हैं, कुछ नहीं है तो, और t1 की वैल्यू क्या बच्चों, x/60 प्लस x/40। इसी को हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो ध्यान देंगे बच्चा लोग, एवरेज स्पीड कैसे आ रही है, ये आ रहा है 2x/1 डिवाइडेड बाई एलसीएम 60 और 40 का एलसीएम कितना आ गया, 120 कर दिया। तो ये आ जाएगा बच्चा लोग 2x प्लस 43 जा तो 3x आ गया। बाहर का मल्टीप्लाई बाहर, अंदर का अंदर होता है। तो ये तो पहले हो जाएगा 2x/1 होल डिवाइडेड बाई 5x/120। तो क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा 2x/1 इंटू में पलट दो तो 120/5x। तो x से तो x कट गया, 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20 और 24 2 जा कितना आ गया 48। यानी कि एवरेज स्पीड कितनी आ गई बच्चा लोग, 48 km/h आ गई इस जर्नी की। ठीक है, तो ये तो रही बात, एवरेज स्पीड निकल जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक, एवरेज स्पीड आ गया। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं हम लोग। तो बच्चों ध्यान देना है, जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी में क्या आता है बोलो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान में आ जाएगा बच्चा लोग टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, देखो बॉडी ए से गई बी पर, फिर बी से आई ए पर, यानी कि इनिशियल पोजीशन आई था और फाइनल पोजीशन भी क्या है, आई है। तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बताओ, 0 हो गया। और अपान में टाइम t1 जाना और t2 आना, 0/समथिंग लिखा हो तो क्या आता है बेटा, रिजल्ट 0 ही आता है। यानी कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई 0, जबकि एवरेज स्पीड क्या है 48 km/h। गॉट दिस, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ जाती है। क्लियर है बच्चों बात, कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान देना है, अब हम मैथ्स के ही एक और ब्रांच की बात करेंगे जिसका हम इस चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे। तो हम बात करते हैं बच्चे लोग इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है इसको थोड़ा ध्यान समझेंगे यहाँ पर। जैसे अभी आपने डिफरेंशिएशन देखा उसी तरह से एक इंटीग्रेशन होता है।
तो बच्चों इंटीग्रेशन क्या है ध्यान से समझेंगे यहाँ पर। इंटीग्रेशन क्लियर है, इंटीग्रेशन ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है। सबसे पहली बात तो इंटीग्रेशन का सिंबल इस तरह से होता है, दिस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रल ऑपरेटर होता है ये, इंटीग्रल ऑपरेटर, ठीक है बच्चे लोग। और ऐसे कहीं पर लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स लिखा हुआ है, या ऐसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन डीएक्स लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, इसको हम पढ़ते हैं बच्चे लोग इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसके साथ डी लगा उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। ऐसे कहीं पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो लिखा हुआ है एक्स की पावर एन डी एक्स लिखा हुआ है, तो इसे पढ़ेंगे कैसे, इसे हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर हो गई बात। और इसे ऑपरेट कैसे करते हैं बच्चों, तो कहीं पर एक्स की पावर एन डी एक्स लिखा हुआ है, तो इसका बेसिक फार्मूला क्या है, यानी कि ऑपरेटर वर्क कैसे करता है। तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है एक्स की पावर एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई एन प्लस वन आ जाता है, ये रिजल्ट आ जाता है इसका। समझ में आ रही बात, क्लियर है। अब बच्चों लोग ध्यान देना है इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा हुआ है, तो देखो एन का काम कौन कर रहा है, टू कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स की पावर टू प्लस वन होल डिवाइडेड बाई टू प्लस वन, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स क्यूब बाई थ्री आ जाएगा। क्लियर है बात। ऐसे कहीं पर लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स लिखा है, तो बताओ क्या आ जाएगा, एक्स की पावर थ्री प्लस वन अपान थ्री प्लस वन, यानी कि एक्स की पावर फोर अपान फोर आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, अगर कहीं पर इंटीग्रेशन ऑफ के लिखा हुआ है और एक्स की पावर फोर डी एक्स लिखा हुआ है, तो देखो वेरिएबल क्या है, एक्स है, और एक्स को छोड़कर सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है, तो इसमें भी वो रूल लगेगा, पहले कांस्टेंट को हम बाहर लाएंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर फोर डी एक्स हो गया, कांस्टेंट बाहर रखा, एक्स की पावर फोर डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की पावर फाइव अपान फाइव हो गया, सो दिस इज द रिजल्ट। क्लियर हो गई बात बच्चों। तो इस तरह से हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान देना है, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ केवल डीएक्स लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पर हम वन से मल्टीप्लाई करा देंगे, और वन को हमने क्या लिखना बताया था, एक्स की पावर जीरो डी एक्स लिख सकते हैं, और अब एक्स की पावर एन डी एक्स के फॉर्म का बन जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, यह आ जाएगा एक्स की पावर जीरो प्लस वन अपान जीरो प्लस वन, यानी कि एक्स की पावर वन अपान वन, यानी कि एक्स। तो पता क्या चला, कहीं पर लिखा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स तो क्या आ जाता है एक्स, कहीं पर लिखा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई तो क्या आ जाएगा वाई, कहीं पर लिखा इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड तो क्या आ जाएगा जेड, कहीं पर लिखा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी तो क्या आ जाएगा डी, कहीं पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ डी पी तो क्या आ जाएगा पी, कहीं पर लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ डी बी तो क्या आ जाएगा बी। क्लियर हो गई बात, समझ गए बच्चे लोग, ठीक है। अब ध्यान दो, कहीं पर लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा है, तो सबसे पहले इसे एक्स की पावर एन के फॉर्म का बनाओगे बच्चा लोग, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स बन गया। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, तो एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपान माइनस टू प्लस वन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या बन जाएगा बच्चों, एक्स की पावर माइनस वन अपान माइनस वन, यानी कि माइनस वन अपान एक्स। तो जब भी कहीं पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो क्या बन जाएगा माइनस वन अपान एक्स। कहीं पर लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान आर स्क्वायर डी आर, तो माइनस का वन अपान आर। क्लियर है बच्चा लोग। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कहीं पर लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो